कोई 8 फरवरी को बड़ा चेंज आएगा, सरप्राइज होगी कुछ? देखिए अगर इलेक्शन होगा ना तो उसमें इमरान खान जीत जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और अगर इलेक्शन नहीं होगा, बकौल हमारे मीर साहब हैं, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये फरमाया था कि इमरान मीर साहब कि ये जबर एक्शन है, तो अगर वो होगा तो फिर कोई भी रिजल्ट आ सकता है। गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, जिसको आप मर्जी ले आए, उसके बाद क्या होगा अगर इस तरह का जबर एक्शन होगा तो? देखिए अगर गवर्नमेंट की जबरदस्ती बना दी जाएगी तो पिछले 2 साल में आपने पाकिस्तान के हालात देखे। पाकिस्तान के हालात बदलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देखें जब पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हुआ था बरतानिया, तो बरतानिया की मईशत को नुकसान हुआ था। उनकी मईशत बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मईशत उनको पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होने से नहीं रोक सकी, उनकी अच्छी मईशत। तो जरूरी नहीं है आपकी मईशत जितनी मर्जी अच्छी आप कर लें, आपकी जो अदम इस्तेहकाम है वो उसको खराब करता है। हाँ, अगर आपके मुल्क में इस्तेहकाम है तो वो आपकी मईशत को भी बेहतर करता है। हमारा सबसे बड़ा मसला माशी है। जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो ये मईशत बेहतर होगी। इस्तेहकाम आएगा लोगों के कॉन्फिडेंस से, कि लोगों को लगे कि जो हुकूमत बैठी है वो लोगों ने खुद बनाई है, तो उनको सिस्टम में बिलीव करेंगे ना, वो कहेंगे जी हमारा स्टेक है इसके अंदर। और अगर एक ऐसी हुकूमत जो लोगों ने नहीं बनाई वो आकर मुसल्लत हो जाती है तो ये एक बदकिस्मती होगी। और हमने 2.25 साल में एक इस मुल्क के अंदर अजीबोगरीब सूरत हाल देखी है। मैं नहीं चाहूंगा खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल हमें आगे भी देखनी पड़े। आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी को, और फिर उसके बाद की मुल्क में क्या सिचुएशन बन रही है उस डे की और उसके बाद की? देखिए 8 फरवरी का जो वोटिंग डे है, मैं उम्मीद करता हूं पुरअमन वोटिंग होगी सारा दिन में। अब पीडीएम की जमातें जो हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान की मकबूलियत है। यहाँ जो रवायती प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि जहां वोट पड़ रहे हैं वोटिंग को स्लो करो, पोलिंग स्टेशन पे लड़ाई करवाओ, पोलिंग बंद करवाओ, और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करो, मुखालिफिन के कैंप्स को आग लगाओ। ये वो सारे टैक्टिक्स हैं जो माजी में इस्तेमाल किए जाते रहे। अगर खुदा ना खास्ता एक सियासी जमात की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुल के कहता हूं उनकी मकबूलियत से तंग आके ये इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए तो ये नुकसानदेह होगा। ये मैं इलेक्शन डे की बात कर रहा हूं। पुरअमन तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को उनका वोट डालने का हक मिलना चाहिए और लोगों को खुलकर अपने वोट डालने चाहिए। 70-80% तक इसका टर्न आउट जाना चाहिए। शाम को रिजल्ट इंसाफ के मुताबिक अनाउंस होने चाहिए। ये तो है आइडियल सिचुएशन। और अगर ये नहीं होता तो फिर नो वन नोस के क्या होगा, इवन वो भी नहीं जानते। यानी अगर कोई इसके अंदर पीडीएम की जमातें या निगरान हुकूमत या कोई भी निजाम का हिस्सा कहीं पे कोई खराबी पैदा करता है तो वो खुद नहीं जानता वो हिस्सा के उसके नताइज क्या हों। लाहौर की बड़ी किसी सीट पर बड़ा अपसेट देख रहे हैं, क्योंकि शरीफ खानदान के 3 बड़े। देखिए जी, मैं फेयर इलेक्शन की बात करूं ना तो नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार रहे हैं। दोनों हल्के चेक करवाए। लाहौर वाले हल्के में जो हमने चेक करवाया था तो 187 वोट हमारे निकले थे यास्मीन राशिद के और 99 निकले थे नवाज शरीफ के। ये है जी फर्क, और ये बड़ा फेयर सर्वे हमने करवाया। नवाज शरीफ जहां से हार रहे हैं और इससे ज्यादा बुरी तरह वो हजारा से हार रहे हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोग वो हजारा लेकर गए थे। हजारा के लोग तो बात ही नहीं सुनना चाह रहे, वो तो कैप्टन सफदर को पड़ गए थे उसमें। तो नवाज शरीफ साहब की दोनों सीटें जीतना बहुत मुश्किल है। वो आजम सवाती साहब वाला जो एक फिनोमिना है वो बहुत तंग करेगा मियां नवाज शरीफ को वहां पे। तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। अब उनको जीतने के लिए बहुत बड़ा सेटअप और बहुत बड़ा धांधला चाहिए। वो कैसे करेंगे? मोनी रोड पे आपने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब की जो रैली थी मैं उस रैली को कवर आपने देखी, मैंने कवर किया। जो गाड़ियां मियां साहब रायगंज से लेकर निकले थे उनके अलावा कोई गाड़ियां शामिल हुई नहीं, क्या? मोनी रोड के या इलाके के लोग निकल के आए बाहर सड़कों पे? जितने भी थे वो कम थे या ज्यादा थे, सिर्फ मोनी रोड पे थे। यार अब नवाज शरीफ निकले तो ये नहीं हो सकता कि चंद 100 लोग हों। चले मैं आपको मुवाजने का कहता हूँ, इमरान खान अचानक अपने घर से निकल के हाईकोर्ट जाता था, लाहौर हाईकोर्ट, उसका कंपैरिजन बन सकता है नवाज शरीफ साहब की इस रैली से? नहीं बन सकता। चले नवाज शरीफ की ये 5, 6, 7, 8 रैलियां उसके अंदर रख लें फिर भी वो बड़ा था। ऐसे ही है ना। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर यहां तक पहुंच गए मोनी रोड पे जो उनका ससुराल है फिर तो कहानी खत्म हो गई। और जो उनकी बेटी का ससुराल है वहां पे हालात और उससे ज्यादा टाइट। तो मियां साहब वाला अपसेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ससुराल है मरियम नवाज ने लाहौर की सेफेस्ट सीट ली है, N109। हाँ सेफेस्ट, और बड़ी कामयाबी से पूरे निजाम ने मिलकर सनम जावेद को रोक कर रखा।
अगर ये लड़की आजाद हो जाती और इसको टाइमली वहां पे टिकट मिल जाता तो ये फैमिली कंपेन करके मरियम नवाज के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती और ये इलेक्शन उसको हरा देती बहुत बुरी तरह। अब वहां पे जो कैंडिडेट है डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सुना है मुख्तलिफ लोगों से और एक सर्वे भी मैंने देखा, हमारी टीम भी सर्वे 1-2 दिन में करके बताएगी कि जो मियां आबाद फारूक उसके भाई वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं मियां शहजाद फारूक, और उनको इंतखाबी निशान भी ट्राईसाइकिल दे दिया है, उनका बच्चा भी छोटा फौत हो गया था तो वो ट्राईसाइकिल उसकी ट्राईसाइकिल लेके वो फिर रहे हैं। वहां पे भी बड़े जज्बात है हल्के के अंदर। अब ये मरियम के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन वहां पे ये सबसे सेफेस्ट हल्का मरियम के लिए चुना गया था। हमजा शहबाज का हल्का एक बहुत सेफ हल्का कहा जाता है, लेकिन आलिया हमजा जो है वो संडे को जो रैली निकली है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वहां निकली है, तो ये अब उतना आसान रहा नहीं। दूसरा एक मुकाबला लाहौर में बड़ा दिलचस्प और है, वो आज मुझे मिलने भी आया था कैंडिडेट वोट मांगने, तो मेरा वोट भी उधर ही है 159 में, मैर शराफत, उसका मरियम नवाज से मुकाबला हो गया। वो मुझे ये भी पता चला थोड़े दिन पहले और यानी मैंने फिर कंफर्म किया कि वाकई इसका मुकाबला हो गया मरियम नवाज से। तो वो बाई चांस ऐसा हुआ कि मरियम नवाज ने यहीं से टिकट जमा करवाया अपना एमपीए का, वो वहां से पहले ही उम्मीदवार था 159 पीपी से मैर शराफत। तो ये भी बहुत बड़ी चिपक है और बात यह है कि ये बंदा अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और मुझे नहीं लगता कि वो इतने आराम से मरियम नवाज को जीतने देगा धांधली के बावजूद। वो भी जो है ना वो मैं जानता हूं कि वो चिपक है वाकई। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, बहुत से लोग मुख्तलिफ औकात में इमरान खान को टाइमर लगाते रहे कि अब खान साहब टूट जाएंगे, अब खान साहब टूट जाएंगे, अब टूट जाएंगे। अब कुछ लोग इस उम्मीद पे बैठे कि अब 10 साल की सजा सुना दी गई कि मे भी कि अब टूट जाए। तो आप जाहिर है एज ए जर्नलिस्ट आप क्या देखते हैं उनको? देखिए, हमने ना यहाँ पाकिस्तान में डीलर टाइप के लोग देखे हैं, लीडर टाइप के लोग हमने देखे ही नहीं। हमें अनफॉर्चुनेटली लीडर मिला ही नहीं। यानी अगर मैं गिनना शुरू करूं तो हमें बेनजीर भुट्टो वाज द लास्ट लीडर, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज थी बेनजीर भुट्टो में। आप कुछ भी कहें, बहुत सारी चीजों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान की बहुत सारी चीजों से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं बाकियों की, लेकिन लीडर एक्चुअली सारी लॉट के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। उनकी औलाद में भी वो करंट नहीं है, जरदारी साहब ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क किया पार्टी का भी, और औलाद को भी जैसी सियासत उन्होंने सिखा दी है वो ऐसे ही है। शरीफ खानदान शुरू से डीलर है, वो उनका वो ताजरों वाला मामला है सारा, सियासत का लीडर होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो डीलर है, हमेशा डील करते हैं बस, और कुछ भी नहीं। बड़े लंबे अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक आदमी लीडर की तरह रिएक्ट कर रहा था, लोग उसको लीडर मानते हैं। सच्ची जो बात है, आप बाहर जाके पूछें ये लीडर है भाई, इमरान खान उसकी बात सुनते हैं, लीडर है। सियासतदान तो बेशुमार में लीडर को एक ही होता है। तो बड़े अरसे के बाद जो है वो ऐसे एक इस किस्म का आदमी जो है वो आपकी पॉलिटिक्स में मौजूद है। तो जब हमारे दानिश्वर असेसमेंट करते हैं ना, तो वो उन पैमानों के साथ करते हैं जो पैमाने वो नवाज शरीफ पे और आसिफ अली जरदारी पे और मौलाना फजलुर रहमान पे और इन लोगों पे लागू करते हैं। अब बादशाह खान तो है नहीं, वो बहुत बड़े लीडर थे। वली खान भी नहीं है, वो भी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन मैं मानता हूं वली खान ही वाज अ लीडर, बादशाह खान वाज अ लीडर और मुफ्ती महमूद वाज अ लीडर। ये वो लोग थे जो तगड़े लोग थे, जो लीडर थे। यानी अगर जहूरलाई साहब हैं, वो एक दौर में उन्होंने वो एक अलग किस्म की सियासत करते थे। अगर आप बलूचिस्तान में जाके पूछे तो भुट्टी वाला लीडर, आप कुछ भी कहें, आप कहीं भी इख्तलाफ करें, लेकिन ही वाला लीडर, वो अपने लोगों को लीड करते थे। अभी बलूचिस्तान में बेशुमार सरदार हैं, उनमें लीडर आपको नहीं मिलता। अभी वहां पे गवादर में आप जाके पता करें तो वो आजादुर रहमान साहब को वो लीडर मानते हैं, हाँ, उनको लीड कर रहे हैं। हालांकि वो हमसे आदमी को बहुत ज्यादा बेशुमार कबायली हमारे पश्तून है, वो कहते हैं कि मंजूर पश्तीन इज अ लीडर। अब वो उसको लीडर कहते हैं और उसको लीडर मानते हैं और उसके पीछे चलते भी हैं। तो इसी तरह जो इमरान खान है वो एक सियासतदानों की ब्रीड में से नहीं है, वो लीडर्स की ब्रीड में से है। एक्चुअली जिन पैमानों के साथ फजल रहमान को, नवाज शरीफ को और जरदारी को नापते और तोलते हैं, जब उस पैमाने के अंदर आप इमरान खान को नापते और तोलते हैं तो आपकी असेसमेंट हमेशा गलत हो जाती है। वो कहते हैं अब टूट जाएगा, ये बाहर भाग जाएगा, हुकूमत जाएगी तो भाग जाएगा, गोलियां लगी तो भाग जाएगा, पर्चा होगा तो भाग जाएगा, गिरफ्तार होगा तो भाग जाएगा, सजा सुनाई जाएगी तो भाग जाएगा, इलेक्शन हार जाएगा तो भाग जाएगा, हुकूमत कभी नहीं है।
सारी असेसमेंट्स पिछले 1.25 साल में गलत हो रही, आउट ऑफ सिलेबस है ना। सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है नवाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का। अब भेड़ और भेड़िया के अंदर मैं अभी ये कह रहा था आज दोस्तों को, मैंने कहा फर्क नहीं कर पाते आप। जब आपने भेड़ों के साथ रिपोर्टिंग की हो ना, तो फिर आप भेड़िए में फर्क नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता कि इनमें फर्क क्या है। तो वो उस फ्रेम के अंदर जहां पे रख के आप बाकी सियासतदानों को देखते हैं, इमरान खान को रखते हैं ना, तो फिर आप एक्चुअली करते ये हैं कि आप अपने आप को धोखा दे देते हैं, फिर आप बदमजा होते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी असेसमेंट्स की और फिर बाद में उनको लगा कि उनकी असेसमेंट गलत थी। खान साहब की ये मुश्किल तबील है या फिर इस गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उसमें चीजें चेंज होगी या फिर चीजें कंटिन्यू करेगी, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, इस लेवल का आदमी जो है ना, जिसको इस वक्त लोग पसंद कर रहे हैं, यानी सारा कुछ ही तो हो गया, उसके निकाह तक का इशू उठाया गया, तोशा खाना उठाया गया, साइफर उठाया गया, गद्दार डिक्लेयर किया गया, लोक दुश्मन डिक्लेयर किया गया, 150 से ऊपर पर्चे भी हो गए, तो पार्टी को तोड़ने के लिए बेशुमार चीजें की गई, आइंदा भी की जाएंगी। लेकिन जब लोग इस लेवल तक कभी पीछे जाकर खड़े हो जाए एक लीडर के, फिर आप उसको प्रलॉन्ग नहीं कर सकते इशू को। आपको इस इशू से जान छुड़ानी होती है। अब छुड़ानी कैसे है, इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ पे होता क्या है, हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये लंबा चल नहीं सकेगा। या तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, और देखें बाहर आएंगे तो मैं आपको फिर बताऊं, मैंने 2020 में ये बात की थी कि वो इमरान खान के बारे में ये असेसमेंट कोई ना करे कि वो निकलने के बाद कहेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला, पूछेगा नहीं। तो ही इज अ डिफरेंट मैन, उसको अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा, वो उस तरीके से टैकल नहीं होगा, उसको ज्यादा देर अंदर भी नहीं रखा जा सकता। फिर उसके साथ जो लड़ाई है उसको किस लेवल पर लेकर जाना है, उसके साथ चीज करनी है तो तय कैसे करनी है, उसको इंसाफ कैसे देना है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगता है। फिर फैक्टर्स में कुछ और भी हैं। देखिए, जो बाइडेन इंतजामिया इमरान खान को नापसंद करती थी, ट्रंप इंतजामिया इमरान खान को पसंद करती थी, अमेरिका में फिर इलेक्शन आ रहा है, और अब बारी है जो बाहर दिखाई दे रहा है रिपब्लिकन की। रिपब्लिकन जो है वो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, क्योंकि गाजा में जो कुछ हुआ उसका नुकसान डेमोक्रेट्स को हुआ है, और अब इलेक्शन सर पे खड़ा है, वहां पे भी यही साल है उनका इलेक्शन का। तो ये चीजें जब वहां पे होंगी तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर पड़ता है। पड़ना नहीं चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान को ही करने चाहिए और पाकिस्तानियों को ही करने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक रियलिटी होती है, इससे पहले भी जो कुछ हुआ वो रियलिटी थी, आइंदा भी अगर ऐसा कुछ होगा तो वो रियलिटी होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आने वाले वक्त में इमरान खान के फ्यूचर को डिटरमिन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। आप समझते हैं कि ये वक्त इस साल के जो मेरे ख्याल में दुनिया के कुछ 60 से नवाज शरीफ वजीर आजम बनना ही है ना उसने, और ये जिद हो गई है कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान बनना है, तो नवाज शरीफ इमरान खान को अंदर कैद नहीं रख पाएगा। ये मेरी बात आप मेरे से लिख के लेना। ये नवाज शरीफ की मर्जी होगी या वो मर्जी कैसे भी होगा, वो जान छुड़ाएगा कि मैं नहीं अंदर रख सकता इमरान खान को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान रियाज खान साहब ने गपशप की, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपने उनका तजिया सुना, और उनका यही कहना है कि वक्त साबित करेगा कि चीजें कहां जाएंगी। जाहिर